मेरे बचपन में क्लब फुट थे, मेरे पैर जिनके सबके ऐसे सीधे होते हैं, मेरे ऐसे पैर थे। किसी बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन होना या किसी बच्चे का यूपीएससी में सिलेक्शन होना, ये एक तरह से सिर्फ़ एक कॉलेज का एडमिशन है या एक जॉब है उसके लिए। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस बीच में आते हैं और आपकी रैंक तक आपको पहुँचाते हैं। मेरी रैंक 105 है, हो सकता है 205, 305 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हों। एक फ्रेंड था मेरा विष्णु, वो तमिलनाडु से है, तो वो कहता था ब्रो यू स्टडी, आई विल वॉश द यूटेंसिल्स। तो वो मेरे बर्तन धोता था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश अग्रवाल एंड इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 105 है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और इसके पहले 4 अटेम्प्ट्स में मैं 3 बार मेंस इसके पहले लिख चुका हूँ और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। तो मेरी जर्नी की शुरुआत करें तो आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, मध्य प्रदेश। और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ माय स्कूलिंग हैज़ हैपेंड फ्रॉम कैंपियन स्कूल भोपाल। एंड बचपन से शुरुआत करें तो टीचर्स जैसे पूछते थे कि आपको बड़े होके क्या बनना है? तो स्टार्टिंग में जो हमारा एक्सपोज़र होता है या तो मुझे क्रिकेटर बनना था या टीचर्स को देखते हुए मुझे लगता था मुझे भी टीचर ही बनना है। लेकिन फिर जब मैं घर आके अपनी मम्मी से पूछता था कि मुझे क्या बनना है मम्मी? तो मम्मी कहती थी कि बेटा कुछ बनो चाहे ना बनो, एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाना। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे साथ स्टिक करी हमेशा से। उसके बाद फिर जब कैंपियन स्कूल में पढ़ाई हुई, 10th के बाद मैंने मैथमेटिक्स स्ट्रीम ली, पीसीएम लिया मैंने और आईआईटी जेईई की तैयारी स्टार्ट करी मैंने। उसके बाद 2011 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरे साथ ये इशू हुआ कि मैं पढ़ने में ठीक था, बट कोचिंग का एनवायरनमेंट देख के मैं वहाँ से कोप अप ही नहीं कर पाया। क्योंकि वहाँ जब मैंने एनवायरनमेंट देखा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था। मुझे आदत थी एक दूसरे के साथ पढ़ने की, एक दूसरे को समझाने की, आगे बढ़ने की। बट वहाँ थोड़ा-सा फ़ोकस कॉम्पिटिशन की तरफ शिफ्ट हो गया था। और दूसरी चीज़, वहाँ कई बच्चे ऐसे थे जो पहले से ही सब कुछ सिलेबस ख़त्म करके आ रखे होते थे। तो उस एनवायरनमेंट में मेरे लिए सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कुछ और दोस्त भी ऐसे थे जो मेरे साथ सेम इश्यू फेस कर रहे थे। तो वो भी मतलब एनवायरनमेंट के साथ कोचिंग के कोप अप नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो हम लोगों ने बंक मारना स्टार्ट कर दिया कोचिंग का। और इनिशियली वो जो फ़ेज़ होता है खुद से झूठ बोलने वाला, उसमें ये हुआ कि हम लोग खुद से झूठ बोलते थे कि यार हम बंक मार के पढ़ाई करेंगे बाहर। तो हम एक पार्क में जाते थे, वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। तो इनिशियली 2-3 दिन तो हमने पढ़ाई करी, बट उसके बाद बुक्स बंद हो गईं। कभी मूवी देखने चले जाते थे, कभी प्लेस्टेशन चलता था उस टाइम पर, तो प्लेस्टेशन खेल लेते थे। तो उस टाइम एक बहुत क्रिटिकल फ़ेज़ था कि हम लोग एक गलत डायरेक्शन में जाने लगे थे। तो उसी टाइम पर एक और दोस्त था हमारा जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था और उसने हमको बहुत डाँटा, मतलब जितना हमारी शायद मम्मी ने भी नहीं डाँटा होगा, उतना उसने हमको डाँटा। और उसने हमको एक जो हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, उसने हमको सही रास्ते पर वापस लाया। तो उसने उस टाइम पर जो डाँटा कि भई तुम खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो क्या? माँ-बाप तुम्हारे पैसे खर्च कर रहे हैं कोचिंग में और तुम लोग बाहर पार्क में बैठे रहते हो, कोचिंग नहीं जाते हो। तो उसकी डाँट उस टाइम पे शायद थोड़ी बुरी लगी थी, बट वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ का, जिसकी वजह से आज शायद मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। और उस एक डाँट ने मुझे वापस से सही रास्ते पर लाया और हम 11th-12th में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ला पाए आईआईटी जेईई में। उसके बाद कोशिश थी मेरी कि अच्छी रैंक लाई जाए, बट अनफॉर्च्यूनेटली मेरी रैंक 61,726 आई, तो जिसमें आईआईटी तो क्या मुझे कोई ठीक-ठाक एनआईटी भी नहीं मिलता। तो उसके बाद मैंने 2013 में वाईएमसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद से ग्रेजुएशन स्टार्ट करा। मैंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी वहाँ से। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुआ। इस बीच यूट्यूब के थ्रू कुछ एक्सपोज़र मिला। अ, ईरा सिंघल मैम स्पेशली उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जब उनको बधाइयाँ दी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि व्हाई आर यू कांग्रेचुलेटिंग मी नाउ? आप मुझे तब बधाई दीजिएगा जब मैं कुछ अच्छा अचीव कर जाऊँ लाइफ़ में। तो वो मुझे काफ़ी हिट हुआ कि हम लोग कई बार एक गलत अचीवमेंट्स पे सेलिब्रेट करते हैं या हम एफर्ट्स पे सेलिब्रेट नहीं करते। जो आज मेरा नॉलेज बेस है और जो मेरा नॉलेज बेस 1 महीने पहले था, वो ऑलमोस्ट सेम है। बट आज मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा हूँ, 1 महीने पहले नहीं था। तो वो मुझे ईरा सिंघल मैम की बात काफ़ी हिट करी कि
किसी बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन होना या किसी बच्चे का यूपीएससी में सिलेक्शन होना, ये एक तरह से सिर्फ़ एक कॉलेज का एडमिशन है या एक जॉब है उसके लिए। मेरे लिए अभी सिर्फ़ मेरी एक जॉब लगी है। बट ये बात ठीक है कि मेरे एफर्ट्स एप्रिशिएट किए जा रहे हैं, जो मैंने इतने सालों की मेहनत की है। बट उसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेरी वो अचीवमेंट सेलिब्रेट की जाए, जब मैं फील्ड पे रह के कुछ अच्छा काम करूँ। और मेरे साथ-साथ कई लोग हैं, जिन्होंने मेंस दिया होगा या प्रीलिम्स दिया होगा, जो पास नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा होशियार हूँ या मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत करी। मेरी रैंक 105 है, हो सकता है 205, 305 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हों। तो एक किसी की रैंक आने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं और मेहनत और जो हार्ड वर्क है, ये सिर्फ़ वन ऑफ द फैक्टर है। उसके अलावा आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस या आपकी हेल्थ सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, परिवार में किसी की तबीयत खराब है, आपकी खुद की एग्ज़ाम के पहले तबीयत खराब हो गई या लक फैक्टर जिसको आप कह सकते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस बीच में आते हैं और आपकी रैंक तक आपको पहुँचाते हैं। तो मेरी इस जर्नी में एक तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा, जिन्होंने मेरे को कंसिस्टेंटली 4 फेलियर्स के बाद बैक करते रहे वो मुझे कि आप करते रहिए मेहनत, आप ज़रूर पास होंगे। तो वो जो एक सेल्फ डाउट वाला फ़ेज़ आता था कई बार कि यार मुझसे शायद ना हो या अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उस केस में जो फैमिली का सपोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहा। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि मेरे दोस्त बहुत रिस्पॉन्सिबल मिले मुझे। तो उन लोगों ने मुझे हमेशा बैक किया कि तू मेहनत करते रहे, होगा, होगा। या कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती थी जिस कारण वो मुझे कॉन्फिडेंस देते थे। जैसे हम एक बार बाहर रेस्टोरेंट में खाने गए थे, तो हम 5 लोग थे बट उन्होंने बिल 4 में डिवाइड किया। मैंने कहा अरे 5 में डिवाइड करो, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं जब तू कमाने लगेगा तब तू देना। तो इन छोटी-सी बातों से वो मुझे फ़ील कराते थे कि हम तेरे साथ हैं। या इंटरव्यू के पहले या मेंस के पहले जो मेरे फ्लैटमेट्स थे, वो मुझे कहते थे कि एक फ्रेंड था मेरा विष्णु, वो तमिलनाडु से है, तो वो कहता था ब्रो यू स्टडी आई विल वॉश द यूटेंसिल्स। तो वो मेरे बर्तन धोता था। तरुण था मेरा फ्रेंड, वो मुझे कहता था जनाब क्या पढ़ना है बता, मैं नोट्स बना के देता हूँ। तो वो मुझे नोट्स बना के देता था। तो वही है कि मैं जो आज यहाँ पर खड़ा हूँ उसके पीछे कई लोगों का हाथ है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे भाई-बहन, माता-पिता, मेरी दादा-दादी। मेरे बचपन में क्लब फुट थे, मेरे पैर जिनके सबके ऐसे सीधे होते हैं, मेरे ऐसे पैर थे। तो मेरी दादी बचपन में मेरी मालिश किया करती थीं। तो उनके साथ जो एक पर्सनल कनेक्ट है मेरा बचपन से, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो इंटरव्यू के पहले भी मैं जब जाने वाला था दिल्ली प्रिपरेशन के लिए, तो वो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो बड़े-बुज़ुर्गों का प्यार होता है, वो कितना अनफ़िल्टर्ड होता है। वो मुझे कहने लगी कि, "अरे! अभी से क्यों जा रहा है? अभी 1 महीने पहले से पढ़ेगा तो तू भूल जाएगा। तो इसलिए 10 दिन पहले जाइयो ताकि जो पढ़े वो सारा याद रहे।" तो ये छोटी-छोटी बातें होती थी जो इमोशनल भी करती थी और ये भी लगता था कि फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है। तो इन चीज़ों ने कंसिस्टेंटली पुश किया मुझे कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है। अब कुछ अटेम्प्ट्स में फेल होता था, तो ये भी लगता था कि हाँ, कोई चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी है। बट जैसे मेरा कभी-कभार प्रीलिम्स और मेंस निकल रहा था, तो वो एक कंसिस्टेंट मोटिवेशन भी रहता था कि हाँ, मैं शायद सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ बट जितनी मेहनत करनी चाहिए शायद उतनी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस बार मैंने वो रेक्टिफ़ाई किया अपने 5th अटेम्प्ट में कि एक तो मैंने अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करे, जो मेरा ऑप्शनल था, जीएस 2 था, क्योंकि मेरा जीएस 2 मेरे ऑप्शनल जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, उससे काफ़ी मिला-जुला है। उसके अलावा एथिक्स का पेपर था। तो ये मैंने अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करे और उसके बाद मैंने उन पे फ़ोकस करा और उसका रिज़ल्ट मुझे फाइनल एग्ज़ाम में और मेरी मार्कशीट में भी नज़र आया और इस बार मैंने इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे से फ़ोकस करा। और सिर्फ़ पढ़ाई के एस्पेक्ट से फ़ोकस नहीं बट एक कामनेस लाना और एक सिविल सर्वेंट की क्या एट्रिब्यूट्स होते हैं वो इनकलकेट करने पे मैंने ध्यान दिया इस बार। मैं मंदिर जाना शुरू किया रोज़। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि रिलीजियस रीज़न। रिलीजियस रीज़न जो है वो सिर्फ़ एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा मेरी लाइफ़ में बहुत डिसिप्लिन आया उस वज़ह से। जो मैं डेली नहा के मंदिर जाता था या जब मैं सुंदरकांड पढ़ता था तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती थी। जैसे सुंदरकांड में एक आता है कि अ, जब राम जी समुद्र को बोलते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाइए बट समुद्र रास्ता नहीं दिखाता। तो राम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं उस टाइम पे कि मेरी रिक्वेस्ट के बाद भी वो नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, उसमें जोसेफ नाई का जो हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर का कांसेप्ट है, वो मुझे लगता है शायद यही है
जोसेफ नाइबी ये कहते हैं कि सॉफ्ट पावर से आप काम करवाइए, लेकिन सॉफ्ट पावर सफिशिएंट नहीं है। सॉफ्ट पावर हैज़ टू बी बैक्ड बाय हार्ड पावर। उसी तरह से विभीषण जी भी जब रावण हनुमान जी को पनिश करने की बात करते हैं, तो विभीषण जी आते हैं, वो कहते हैं कि नाई सीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिये दूता। तो वो उनको कहते हैं कि दूत को मत मारिए आप। तो ये डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही है। तो इस चीज़ से सोचने का नज़रिया बहुत चेंज हुआ यूपीएससी की वजह से, और जो मैं मंदिर जाता था उससे बहुत कामनेस आई मेरे अंदर। और एडवर्स सर्कमस्टेंसेस जो थे, जो प्रेशर प्रेशर सिचुएशंस थी, उनको हैंडल करने की एक हिम्मत आई। तो इस वजह से एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस बार तैयारी हुई और मेहनत भी ज़्यादा हुई। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मुझे इस बार रिजल्ट देखने को मिला। मुझे कई बार पेरेंट्स के लिए थोड़ा बुरा भी लगता था कि वो लोग अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ मुझे दे रहे हैं, बट मैं उनको पे बैक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं सेकंड क्लास में था, तब हमारी ऑप्शनल क्लासेस होती थी एक स्कूल में कि या तो आप कराटे क्लासेस ले सकते हैं या आप म्यूज़िक क्लास ले सकते हैं। तो म्यूज़िक क्लास में सिंथेसाइज़र चाहिए होता था, तो मैं उस टाइम पे दूसरे बच्चों से सिंथेसाइज़र माँग के चलाया करता था। तो मैंने कभी शायद नींद में गलती से कह दिया होगा कि मुझे सिंथेसाइज़र चाहिए, और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। बट फिर भी मेरे बर्थडे पे वो लोग सिंथेसाइज़र ले आए थे। तो ये छोटी-छोटी बातें याद आती थी मुझे कि अ, वो लोग हमेशा से अपना बेस्ट करते आए हैं और मैं पे बैक नहीं कर पा रहा हूँ उनको। तो लेकिन वो हमेशा ही सपोर्ट करते थे कि वो हमेशा ये कहते थे कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। और ये मेरा भी मानना है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिलेक्शन आपका होता है या नहीं होता, बट आप जो चीज़ें सीखते हो, ये आपको लाइफ स्किल्स हैं, ये आपको हमेशा काम आते हैं। आपने गांधी जी की लाइफ से या भगत सिंह जी की लाइफ से या जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं, मैकियावेली, हॉब्स, इनकी लाइफ से या इनकी थ्योरी से जो सीखा है, उससे आपको सिर्फ एग्ज़ाम नहीं निकालना है। एग्ज़ाम के अलावा आपको अपनी लाइफ, आपकी सर्विस में ये सब काम आने वाला है। तो इसीलिए मुझे यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, ये काफ़ी वेल डिफाइंड लगता है कि प्रीलिम्स में आपका गेस वर्क भी चेक कर रहे हैं। आप को जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उसमें आप कैसे प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं। मेंस में देख रहे हैं, आपका रेज़िलियंस चेक हो रहा है। जब आपके पास लगातार पेपर्स आ रहे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इंटरव्यू फेज़ में आपका ओपिनियन फॉर्मुलेशन कैसा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये सब चेक होता है। तो इसीलिए मुझे यूपीएससी का सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड लगता है। और मेरी मम्मी ने पहले कभी जॉब नहीं करी थी इससे पहले, वो हमेशा से होम मेकर थी। बट जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी नौकरी लग गई, या मैंने शायद जैसे हमेशा से काम किया हो। तो वो सोच के थोड़ा अच्छा लगा। फिर कुछ स्कूल के इंस्टेंसेस थे जो मुझे हमेशा से इस तैयारी की तरफ बढ़ाते गए, और मुझे ये भी लगा कि इस तरीके से सोचनी होती हैं चीज़ें। जैसे मुझे याद है कि जब मैं शायद 10th या 11th क्लास में था, तो एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि जितने भी बच्चे स्कूटी से आते हैं वो सब हेलमेट पहन कर आएँ। तो कुछ बच्चे अनफॉर्च्यूनेटली मज़ाक उड़ा रहे थे सिख कम्युनिटी का कि वो लोग हेलमेट नहीं पहन सकते। तो उस टाइम पे हमारी हिंदी टीचर थी अंबर आबिद मैम। अ, उन्होंने हमको समझाया कि बेटा, आप कभी भी किसी को भीख माँगते हुए देखोगे, बट कभी किसी सरदार को आप भीख माँगते हुए नहीं देखोगे। तो मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी बॉयज़ स्कूल में पढ़ा, और अ, वो एक मुस्लिम जो मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाली मैम थी, और वो सिख कम्युनिटी को डिफेंड कर रही थी एक क्लास के सामने जिसमें हर रिलीजन के बच्चे बैठे हुए थे। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी में आया, तो मुझे लगा कि यार यही तो सेक्युलरिज्म है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो टीचर्स का रोल है, जो स्कूल टीचर्स हैं, ये हमको ऐसी चीज़ें इतने आसान तरीके से समझा देते हैं, जो उस टाइम पे हमको शायद नहीं समझ में आता है। बट हमको बाद में रियलाइज़ होता है कि ओह! ये चीज़ ये थी। तो जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगता था, अरे! दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है। बट वो सब हमेशा से हो रहा था, और यूपीएससी की प्रिपरेशन से मुझे वो चीज़ एनालाइज़ करने की और वो चीज़ समझने की और उसका यूज़ कहाँ करना है, वो चीज़ की कैपेबिलिटी डेवलप हुई धीरे-धीरे। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, जैसा मैंने कहा कि आप पास होते हैं या नहीं होते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक अलग लेवल पे एलिवेट कर देती है। आप कॉमन मैन की जो थिंकिंग है या कॉमन मैन का जो एनालिसिस होता है, उससे आप हट के थोड़ा सोच पाते हैं चीज़ों को। आपके इर्द-गिर्द जो भी हो रहा है, उसमें आपको समझ में आता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है और उसके पीछे के कारण क्या हैं, और इनको इम्प्रूव करने के लिए या इसका सॉल्यूशन क्या है। वो चीज़ सोचने का आपका माइंडसेट डेवलप होता है, तो एक बहुत रैशनल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। जैसे कि इंजीनियरिंग में कई बार हम बस राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, बस इसे इधर ही देखते हैं।
बट यहाँ हम बीच के जो ग्रे एरियाज़ है वहाँ देखना शुरू कर पाते हैं। इंजीनियरिंग के टाइम पे मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलतियाँ करी, जैसे कि मेरा जो एक्सपोज़र था वो बहुत लेट आया मुझे, और मैंने जो ये एम बनाया कि मुझे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी है, ये मैंने 4th ईयर में बनाया और उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और इनिशियली ये भी गलती हुई कि सिर्फ़ प्रीलिम्स पर फ़ोकस था पूरा। तो उस वजह से मुझे अनफॉर्च्यूनेटली फेलियर्स का सामना करना पड़ा, बट इवेंचुअली ओवर द ईयर्स मुझे समझ में आया कि इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना होता है, और थोड़ा-सा मेंस की तरफ फ़ोकस शिफ्ट हुआ, जिस वजह से इस बार मेरी मार्क्स बेटर आए और मैं रैंक ला पाया। और मेरी आप सबसे एक ये विनती है कि आप कभी भी सपने देखना मत छोड़िए। मेरी आईआईटी में मुझे आईआईटी क्लियर करना था, बट मेरी रैंक आई 61,726। उसके बाद मैंने सपना देखा सिविल सर्विसेज़ करने का, बट मेरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट 4 बार मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैं 5th अटेम्प्ट में जाकर सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वो जो पिछले 4 अटेम्प्ट्स थे वो सारे फेलियर्स थे। वो 4 अटेम्प्ट्स इस सक्सेस की तैयारी थी। तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और साथ ही साथ आप एक अच्छे इंसान रहिए, एक-दूसरे की मदद करिए। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटीजी इफेक्ट का, कि जब हम किसी और को कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ हमको इतने अच्छे से याद हो जाती है कि हम उसके मास्टर बन जाते हैं एक तरह से। जैसे स्कूल कॉलेज में हम देखते हैं कि टीचर अगर पढ़ा रही हैं, तो उससे हमको समझ तो आता है, बट अगर हमारा क्लासमेट हमको कुछ बता रहा है या हम किसी अपने फ्रेंड को कुछ समझा देते हैं, तो हमें तो लगता है बस अब तो आज फोड़ देंगे पेपर में। तो पेपर में उस टाइम सब चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाते हो, किसी की मदद करते हो, तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड आप उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाते हो। उसके अलावा ये है कि आप हार मत मानिए। क्रिकेट में आप देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी इतने फेमस हैं। इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि वो फिनिश करते हैं गेम को हमेशा। वो इतने टाइम तक गेम को फिनिश करते रहे। तो शुरुआत कई लोग करते हैं, बट खत्म कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो इस बार कई लोग हैं जो बहुत गरीब फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, जो लोग 4-5 घंटे ही जिनको टाइम मिल पाता था, बट स्टिल वो लोग मैनेज करके कैसे भी करके पास करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सर्कमस्टेंसेस कुछ अलग हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने सच में कुछ सपना देखा है, आपके इंटेंशन सही हैं, तो आप उस पे हार्ड वर्क करते रहिए और आपको डेफिनिटली सफलता मिलेगी। जब रिजल्ट आने वाला था तो कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स पे एक अंदाज़ा लग जाता है कब रिजल्ट आएगा। तो मुझे 2-3 दिन पहले से काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही थी। तो मैं दिल्ली में था उस टाइम अपने रूम पर, बट फिर मैं घर चला गया था पापा के पास। तो मैं घर पे ही रहा उस टाइम, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि क्या होगा रिज़ल्ट, क्योंकि 5th अटेम्प्ट था तो थोड़ा-सा स्टेक्स हाई हो चुके थे। तो मैं अपने पापा और दीदी के साथ था, और इनफैक्ट रिज़ल्ट के 1 दिन पहले तक भी मुझे डाँट पड़ी, क्योंकि उस टाइम पर मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। तो जब शाम को दीदी आई तो दीदी ने मुझसे पूछा, "आज क्या करा तूने?" तो मैंने कहा, "आज कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ़ फ़ोन चलाया।" तो उन्होंने बहुत डाँटा मेरे को कि ऐसे होते हैं क्या यूपीएससी एस्पिरेंट? तुम कोई छोटे-मोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई-वढ़ाई करो, और जब तक पूरे पास नहीं हो जाते तब तक कोई ढील देने की ज़रूरत नहीं है। फिर फाइनली जब 16 अप्रैल को रिज़ल्ट आया, तो जब मैंने पीडीएफ चेक करा, अपना रोल नंबर डाला, तो 105 पे आया नाम। तो मुझे एक बार को समझ नहीं आया, तो मैंने वापस से अपना रोल नंबर मिटाया, फिर वापस एंटर करा। तो मेरे पापा उस टाइम साथ में नहीं थे, तो मैं पापा को फ़ोन करा। तो जैसे ही रिंग जाने लगी, तो पहले मैंने एक बार फ़ोन दोबारा काटा। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि 105 वेटिंग लिस्ट में हो। बट फिर मैंने दोबारा स्टार्टिंग से पीडीएफ ऊपर से स्क्रॉल करके जब कंफर्म हुआ, फिर मैंने पापा को फ़ोन किया। मैंने कहा, "पापा जी, पास हो गया मैं।" तो पापा बोले, "वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।" फिर एक रिलीफ़ फ़ील हो रहा था कि अब इस फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ से नेक्स्ट फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ पे जा सकता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी रिपिटिटिव हो रहा था कि मैं वापस से कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा था, जिस वज़ह से मैं पास नहीं हो रहा था, और स्टार्टिंग से वो बैक टू स्क्वायर वन, और फिर सेम चीज़ों को दोबारा पढ़ना पड़ रहा था। तो अब ये हुआ कि अब इतने सालों से जो सपना देखा था कि एक सिविल सर्वेंट बन के क्या करना है, अब एक्चुअल में वो चीज़ करने का मौका मिलेगा। तो वो अच्छा लगा, फिर घरवालों की खुशी देखी, जब दादी-दादा, मम्मी-पापा को खुश देखा। जब लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था तो मेरी दादी रोने लगी थी कि अरे! हमें नहीं कराना, उसको वापस बुला लो, बहुत पढ़ लिया वो, अब नहीं करना, बस घर में रहे, हमारे साथ रहे। तो वो चीज़ लगा कि हाँ, जो सैक्रिफाइसेस थे पेरेंट्स के, ग्रैंड-पेरेंट्स के या मेरे, वो लगा कि अब सफल हो गए हैं। और
इसके बाद मुझे जो स्टॉक से इनविटेशन आया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब तक मेरी बात पहुंच रही है। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करते रहिए, एक अच्छे इंसान रहिए, एंड आई एम श्योर आपको जो भी लाइफ में आपका गोल है आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, 1-2 साल बाद मिलेगी, या आप जिस फील्ड में सोच रहे हैं हो सकता है उस फील्ड में ना मिलके किसी और फील्ड में मिले, बट आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आपके इंटेंशन सही है और आप हार्ड वर्क करते रहें तो ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू वेरी मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसडी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। केएसडी आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीजें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए, और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।